ओके क्लास, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम में हमें नाम से पता चल रहा है कि सेलुलर का मतलब क्या होगा, सेल से, और ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं, तंजीम को। ठीक है, तो सेल की तंजीम किस तरह से होती है वो हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो क्लास एक ये बात कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है आपको मैं बता रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कभी भी पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक सारा लिख दिया जी, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसे ही बस छाप दिया। इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं अटेम्प्ट करना। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आपने उसके टॉपिक्स बनाने हैं और टॉपिक्स के अंदर उसकी हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स के अंदर उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्लास हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग आएगी वो है ग्रुप्स। क्लास हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हमने डिवाइड किया है इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया है, जो कि सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब 2 जो ग्रुप्स हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अब किसी से भी पूछें तो हम पूछें कि भाई एनिमल्स कितने टाइप्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आप क्या बताओगे? सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप्स तो ये आ गए हैं। नंबर 1 पे आ गया प्लांट्स और नंबर 2 पे हमारे पास आ गया एनिमल्स। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्लास हमारे पास जो आता है वो है प्रोटिस्ट। नंबर 4 पे है हमारे पास फिंजाई और नंबर 5 पे है प्रोकैरियोट्स। क्लास ये 5 जो हैं ये हमारे पास ग्रुप्स हैं किसके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फिंजाई और प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप्स कितनी है। ठीक है, सेल्स की, यहाँ पे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम किसकी टाइप्स पढ़ेंगे, सेल्स की टाइप्स पढ़ेंगे। क्लास सेल्स के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, या तो हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स ठीक है, या तो हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखें तो ये प्रोकैरियोट्स जो है इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है प्रो, प्लस प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट का मतलब क्या है, कैरियोट जो है वो कैरियोन से निकला है वर्ड, कैरियोन से निकला है जिसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो क्लास हम अगर प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन देखें तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, सेल्स होंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस से पहले सेल हों, मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, वो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें नज़र ना आता हो, उनका डीएनए और जो हेरिडिटी मटेरियल है वो ऐसे ही सेल के अंदर बस सबमाइड हुआ हो, इसके अंदर प्रॉपर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स क्या होंगे, जो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, डू नॉट हैव, इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, डू नॉट हैव इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी ये बैक्टीरिया वगैरह हैं ये सारे किसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। नंबर 2 पे क्लास हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो है यूकैरियोट।
अगेन क्लास हमारे पास इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, यू और कैरियोट। ठीक है, यू का मतलब होगा ट्रू, ट्रू, और कैरियोट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। हमारे पास सेल की दो टाइप्स थी, पहली टाइप जो है वो प्रोकैरियोट्स होंगी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। मतलब कि एक सेल है, इसके अंदर हमें वेल डिफाइंड प्रॉपर हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो हमारे पास सेल है, तो इसके अंदर हमें कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, इसका ये डीएनए जो है ये ऐसे ही पड़ा होगा कहीं पे। ठीक है, या हमें यहाँ पे कुछ विभागीय ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगी, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, जबकि इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह से हो सकती है, सेल कितने तरीक़ों से अपना खुद को अरेंज कर सकते हैं। तो सेल्स की बेसिकली जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कॉलोनियल, और नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास सेल्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या तो हमारे पास होंगे यूनिसेलुलर, या होंगे कॉलोनियल, या होंगे मल्टीसेलुलर। क्लास यूनिसेलुलर को अगर हम देखें, यूनी का मतलब क्या है, वर्ड यूनी का मतलब है 1। ठीक है, और सेलुलर सेल। ठीक है, सेलुलर सेल वाले, ठीक है ना। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। ओनली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है, और वो एक सेल जो होता है वो क्या करता है, इनकी सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको वो सिंगल सेल देखता है। मतलब कि जितना भी खाना पीना, उनकी डाइजेशन, ये वो जितने भी काम हैं वो सब किसने करने हैं, एक ही सेल ने करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ कौन कैरी करता है, सिंगल सेल कैरी करता है। ठीक है, एक ही सेल होता है जिसके अंदर लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी उसी के अंदर परफॉर्म होनी होती हैं। क्लास अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो इसकी हमारे पास आपके बुक में 3 एग्जांपल्स मेंशन हैं। सबसे पहले आ जाता है एमीबा, नंबर 2 पे आ जाता है पैरामीशिया, और नंबर 3 पे आ जाता है यूगिलिना। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि इनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। अगर मैं आपको एमीबा की बॉडी ड्रॉ करके दिखाऊँ, एमीबा का जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो रैंडमली कोई भी शेप बना देनी है, क्योंकि एमीबा का कोई भी एक ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता, बस इसकी एक रैंडम सी आपने बॉडी बना देनी है, और जिसके अंदर इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये जो है ये एक ही सेल है,
ये ही पूरे सेल का नाम अमीबा है, ठीक है। ये नहीं कि इसके अंदर और भी कुछ होगा, बस इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं और सारा कुछ, सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी सेल के अंदर होंगी। इधर से ही इसने फूड इनटेक करनी है, यही सेल इसकी मूवमेंट करेगा, सारा कुछ इसी सेल ने करना है, ठीक है। तो इसी तरह पैरामीशियम और यूगेलिना ये भी क्या है, सिंगल सेल्स होते हैं, एक ही सेल होता है और ये ऑर्गेनिज्म है। ये एक ही सेल जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि जितने भी प्रोटिस्ट्स हैं, मतलब कि जितनी भी बैक्टीरिया हैं, वो सारी किसकी एग्जांपल है, यूनिसेलुलर की एग्जांपल है। नंबर 2 पे हमारे पास क्लास आ जाता है कॉलोनियल। कॉलोनियल क्लास, आपने एक वर्ड सुना होगा या आप जहाँ पे रहते हैं तो आप ये भी बताते होंगे कि हम कहाँ पे रहते हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कॉलोनी के अंदर क्या होता है, कॉलोनी के अंदर कोई एक घर रह रहा होता है, सिर्फ आप रह रहे हैं, नहीं। एक कॉलोनी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा सारे घर होते हैं। ज़्यादा सारे घर जब एक ही एरिया में हों तो वो मिलके क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल जो हैं वो किस तरह से होते हैं कि ये एक ही एरिया के अंदर सारे सेल्स जो हैं वो अलग-अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आप एक घर है तो आपके ऊपर किसी दूसरे घर की जिम्मेदारी तो नहीं होगी, हर घर की अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी तरह इनका हिसाब होता है कि ये जो हैं कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, होते ये भी सिंगल सेल हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, अलग-अलग सेल एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, ठीक है। कॉलोनी की फॉर्म में ये रहते हैं और ये हर जो सेल है, एक कॉलोनी के अंदर हर सेल जो है वो क्या करता है, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ का खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है। लिव इट्स एक कॉलोनी के अंदर हर सेल जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद जीता है, मतलब कि हर सेल ने अपनी सारी फूड इनटेक करना, अपनी सारी एक्टिविटीज़ खुद ही करनी होती हैं। ये नहीं कि ये कोई एक सेल डाइजेशन करेगा, कोई एक सेल फूड लेगा, कोई एक सेल मूवमेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हर एक सेल अपना सारे काम खुद करेगा। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती है वल्वक्स। क्लास वल्वक्स जो है ये एक ग्रीन कलर की एल्गी है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेगी। कभी आपने पानी के पाइप वगैरह देखे हो तो उनके अंदर एक ग्रीन एल्गी जमी होती है, ठीक है। तो वो ग्रीन एल्गी क्या होती है, वो वल्वक्स होती हैं और ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि एक ही एरिया के अंदर डिफरेंट सेल्स रहते हैं, ज़्यादा सारे सेल्स एक ही एरिया के अंदर रहते हैं और हर सेल अपनी सारी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करता है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ये एक और बात आ गई, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, ठीक है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर क्लास, मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, और सेलुलर मतलब सेल्स वाले, ठीक है। इन और ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर ज़्यादा सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। ओके क्लास, ये ज़्यादा सारे सेल्स से मिलके ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो हमें क्या, हमने जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। और जब ज़्यादा सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं।
सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके हमारे पास फाइनली क्या बना देंगे, एक इंडिविजुअल बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारे पास, इनके अंदर मतलब कि टिश्यू लेवल भी होगा, ऑर्गन लेवल भी होगा, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके हमारे पास फाइनली एक इंडिविजुअल बना देंगे। तो जब ये सारे सेल्स, ज़्यादा सारे सेल्स मिलेंगे, तो ये ज़्यादा सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें बनाएंगे, और फाइनली एंड पे हमारे पास एक इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम मल्टी सेलुलर की एग्जांपल देखें, तो क्लास बुक में आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक दी हुई है फ्रॉग, ठीक है, और नंबर 2 पे हमें दिया हुआ है मस्टर्ड प्लांट। ये दो जो हैं ये एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर, मतलब कि फ्रॉग के अंदर भी ज़्यादा सारे सेल्स मिलके एक फ्रॉग बनाते हैं, और मस्टर्ड प्लांट जो है तो उसके अंदर भी ज़्यादा सारे सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो एक पौधा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे इन्होंने कोई भी नाम बता दिए, लेकिन आप कोई भी जितने भी एनिमल्स होंगे, ठीक है, हाँ, हायर एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो मल्टी सेलुलर की एग्जांपल होंगे, और जितने भी प्लांट्स वगैरह होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पौधा जो है वो एक सेल से मिलके तो नहीं बन सकता, इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होंगे वो हमारे पास आ जाएगी मल्टी सेलुलर की एग्जांपल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी, जिसकी एग्जांपल थी एक मस्टर्ड प्लांट, और नंबर 2 पे हमारे पास एग्जांपल थी फ्रॉग। सबसे पहले आता है मस्टर्ड प्लांट। तो क्लास मस्टर्ड प्लांट हम कहते हैं सरसों के पौधे को। ठीक है, जो सरसों का साग हम सर्दियों में खाते भी हैं, तो सरसों के पौधे को हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड प्लांट। क्लास साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आगे फर्दर आप चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने ये इसका साइंटिफिक नेम जो है ये याद रखना है, ये आपसे वो MCQs भी पूछते हैं। ठीक है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखें, तो आपने ये लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास वो आपको बताते हैं कि इसकी कल्टिवेशन कब होती है। ठीक है, तो क्लास ये मस्टर्ड प्लांट जो है हम सरसों का साग कब खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं? नहीं, हम सर्दियों में खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये विंटर में इसको बोया जाता है। ठीक है, सर्दियों में हम इसको बोते हैं, और ये सीड्स कब प्रोड्यूस करता है, विंटर के एंड पे। ठीक है, ये जो है सरसों का पौधा जो है इसको हम सर्दियों में इसको हम बोते हैं। ठीक है, इसका बीज जो है वो बोते हैं। ठीक है, और फिर वो पौधा उग के और दोबारा से वो नया पौधा जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है सर्दियों के आखिर में, और सर्दियों में हम क्या खाते रहते हैं, सरसों का साग खाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने बुक में बताए हुए यूजेस कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़ तो हमारे पास यही आ गया कि हम क्या करते हैं, इसको ईट करते हैं। ठीक है, यूज एज तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, क्या वेजिटेबल के यूज़ पे तौर पे यूज़ होता है, प्लांट बॉडी जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती है। और इसके नंबर 2 पे जो सीड्स हैं, बीज भी तो है ना, तो उन सीड्स से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। ठीक है,
ये सरसों का तेल जो है वो किधर से आता है, सरसों के बीजों से आता है। ठीक है, सरसों के बीज जो है उनमें से हम ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं निकालने को। ठीक है, निचोड़ के किसी भी चीज़ को जब निचोड़ के उसका जो गूदा है वो अलहदा कर देना और उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके सरसों के बीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। वो आपसे कहते हैं कि मस्टर्ड प्लांट के बॉडी पार्ट्स लिखें, तो आपने रूट, स्टेम, लीव्स ये पार्ट्स तो हैं ही, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि इसके दो तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लास वेजिटेटिव पार्ट्स हम उनको कहते हैं ऐसे पौधे के वो हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट टेक पार्ट ठीक है, ये ऐसे हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करने का मतलब है कि नया पौधा जब बनता है तो नए पौधा बनने में इनका कोई किरदार नहीं होता, इन पार्ट्स का कोई किरदार नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं पार्ट्स, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं रूट। ठीक है, मतलब कि जड़ें, स्टेम तना और ब्रांचेस, शाखें, और इसके अलावा आ जाता है लीव्स। ये पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वेजिटेटिव जो है वो वेजिटेबल से निकला है, तो दूसरे वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि वो पार्ट्स जिनको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने के लिए जो हमारे यूज़ होते हैं वेजिटेबल के तौर पे, उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिप्रोडक्शन में, इसीलिए ये वेजिटेटिव है, इनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो इसी का उल्ट होगा, तो आपने सिंपली इसी को उल्ट कर देना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होंगे, दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में नया पौधा पैदा करने में पार्टिसिपेट करते हों, हिस्सा डालते हों, उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स आ जाएंगे और सीड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स से नया पौधा बनता है और इनको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ नहीं करते, तो ये जो हैं इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल फ्रॉग की। क्लास फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, राना टिग्रानिया जो है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर सेल्स होंगे, सेल्स मिला के क्या बनेंगे, टिश्यूज मिल के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल जो है ये क्या होगा, फ्रॉग होगा, मतलब कि ये अपनी ही स्पीशी का, फ्रॉग जो है वो अपनी ही स्पीशी का एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी के अंदर, मतलब कहने का ये है कि इसकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है, तो ज़्यादा सारे सेल्स हमारे पास मिल के टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स सारे मिल के फाइनली हमारे पास एक इंडिविजुअल बना देते हैं। क्लास बुक में आपको कुछ उन्होंने टिश्यूज़ की एग्जांपल दी हुई हैं। कौन कौन से टिश्यूज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो हैं एपिथेलियल टिश्यूज़,
ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ होंगे। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं। और भी टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये 4 टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं आपको बताए हुए हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसके टिश्यूज़ के नाम लिखें, ठीक है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बॉडी पार्ट्स लिखें या इसका साइंटिफिक नेम लिखें। तो ये तो ज़्यादातर आपके पास MCQs पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लास इन चीज़ों को आपने निगलेक्ट नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो या MCQs में वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।